हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिड माइंड। तो हम चालू कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का सेकंड चैप्टर जो कि है एएसआई। एएसआई होता है हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है एंड इसमें क्या क्या एरर्स होते हैं। तो चलिए इसे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट गिव्स एयर स्पीड इंडिकेशन बाय मेजरिंग द डायनामिक प्रेशर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा ऑल्टीमीटर था वो काम करता था स्टैटिक प्रेशर पे एंड ये हमारा काम करता है डायनामिक प्रेशर पे। तो डायनामिक प्रेशर क्या होता है? डायनामिक प्रेशर आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब आप एक मूविंग कार में है ना, एंड आप शीशे खोल के अपना हाथ बाहर निकालते हो तो आपको एक हवा का प्रेशर फील होता है एंड वो किस तरफ होता है? पीछे की तरफ। अगर गाड़ी आगे जा रही है तो आपको प्रेशर कम फील होगा जो आपको पीछे पुश कर रहा है। तो वही होता है हमारा डायनामिक प्रेशर। तो उस डायनामिक प्रेशर से ही हमारा एयर स्पीड इंडिकेशन आती है। तो एंड डायनामिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? डायनामिक प्रेशर इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। रो हो गया हमारा डेंसिटी एंड वी हो गया हमारी स्पीड ऑफ आवर एयरक्राफ्ट। फिर हम देखते हैं पिटोट। पिटोट का मतलब होता है कि हमारा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब कि जहां से हमारा डायनामिक प्लस स्टैटिक प्रेशर को अगर हम मिला दें तो वो हो गया हमारा टोटल प्रेशर, जिसको हम कहते हैं पिटोट प्रेशर। फिर वो अगर हम डायनामिक प्रेशर निकालना चाहते हैं वो कैसे निकलेगा? डायनामिक प्रेशर इज इक्वल टू पिटोट माइनस स्टैटिक। या पिटोट में से स्टैटिक माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा? डायनामिक प्रेशर। तो ये सबसे पहले प्रिंसिपल था कि वो इंडिकेशन किस उस पे देता है, किस प्रेशर सेटिंग पे, मतलब कौन से प्रेशर पे देता है, स्टैटिक या डायनामिक। वो काम करता है हमारा डायनामिक प्रेशर पे। तो अब चलिए इसकी थोड़ी वर्किंग के बारे में देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर है वो वर्क करता है डायनामिक प्रेशर पे। तो उसे हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे हमारा होता है स्टैटिक पोर्ट और यहाँ पे होता है हमारा पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब में क्या होता है? बेसिकली डायनामिक प्लस स्टैटिक दोनों प्रेशर आते हैं यहाँ से, एंड स्टैटिक पोर्ट से सिर्फ स्टैटिक प्रेशर आता है। बट हमने तो ये चीज पढ़ी थी कि वो काम करता है हमारा सिर्फ डायनामिक प्रेशर पे। तो उसकी वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ से जैसे हमारा डायनामिक टोटल प्रेशर आया डायनामिक प्लस स्टैटिक, एंड यहाँ से सिर्फ आ रहा है हमारा स्टैटिक प्रेशर। तो होता क्या है, जो यहाँ का स्टैटिक प्रेशर है एंड जो डायनामिक प्लस स्टैटिक वाला प्रेशर है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिर्फ क्या बचता है? हमारा डायनामिक प्रेशर। तो यहाँ से जैसे दोनों चीजें आई, यहाँ से दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, स्टैटिक कैंसिल आउट, तो सिर्फ बचता है हमारा डायनामिक प्रेशर। एंड वो जैसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वो यहाँ पे मैकेनिकल लिंकेजेस से वो कनेक्टेड होता है एंड ये हमारे पॉइंटर्स होते हैं एंड वही पॉइंटर्स के थ्रू हमारी रीडिंग आती है। तो ये वर्क कैसे करता है कि आप जितनी ज्यादा स्पीड में जाओगे उतनी ज्यादा एयर इसके अंदर जाएगी एंड उतना ज्यादा हमारा डायनामिक प्रेशर होगा, एंड जितना ज्यादा हमारा डायनामिक प्रेशर होगा उतना ज्यादा हमारी जो एनोरॉइड कैप्सूल है वो एक्सपैंड करेगी एंड वो जैसे एक्सपैंड करेगी तो हमारी वो रीडिंग में दिखाएगी। एंड स्टैटिक कैंसिल आउट हो जाता है सिर्फ डायनामिक प्रेशर, एंड वही अगर आप स्पीड कम करोगे डायनामिक टोटल प्रेशर कम जाएगा, डायनामिक प्रेशर कम जाएगा एंड वही हमारी रीडिंग में दिखेगा। तो ये ना सिंपल वर्किंग ऑफ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे वर्क करता है। तो अब जो हमारी जो स्पीड आती है उसमें हम करेक्शन लगाते हैं, जिसके करेक्शन के थ्रू हमें नई स्पीड्स मिलती हैं। उसमें कई सारे एरर हो सकते हैं। तो ASIR क्या होता है? हमारा एयर स्पीड इंडिकेटिंग रीडिंग, जो हमारा अभी वो रीडिंग दिखा रहा है। एंड उसमें क्या हो सकता है कि मान लो इंस्ट्रूमेंट एरर हो। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है कि जिसने मैन्युफैक्चर करा है वहीं से अगर वो एरर है तो अगर हम उसे करेक्ट कर दें तो हमारा आता है IAS होता है हमारा इंडिकेटेड एयर स्पीड, एंड इंडिकेटेड एयर स्पीड करेक्टेड फॉर पोजीशन एरर तो हमें आता है CAS होता है हमारा कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। तो करेक्टेड फॉर पोजीशन एरर का मतलब क्या है कि मान लो जैसे जो हमारा पिटोट, जहाँ से हमारा पिटोट प्रेशर आ रहा है, अगर वहाँ पे आइसिंग हो गई, वहाँ पे कुछ इंसेक्ट फंस गया तो वो हमारी रीडिंग प्रॉपर ले नहीं पाएगा। तो वो होता है हमारा पोजीशन एरर। अगर हमने उसको करेक्ट कर दिया तो हमारा आएगा CAS होती है हमारी कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। एंड अगर कैलिब्रेटेड एयर स्पीड करेक्टेड फॉर कंप्रेसिबिलिटी एरर, कंप्रेसिबिलिटी एरर के बारे में हम आगे देखेंगे, जब सारे एरर ऑफ ASI के बारे में पढ़ेंगे वो करेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? EAS होता है हमारा इक्विवेलेंट एयर स्पीड। एंड अगर इक्विवेलेंट एयर स्पीड को हम डेंसिटी एरर पे करेक्ट कर देंगे, अगर वहां की जहां पे हमारा एयरक्राफ्ट उड़ रहा है उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम उसे करेक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा TAS होता है हमारा ट्रू एयर स्पीड। एंड वही अगर हम TAS में विंड करेक्शन लगा दें, मतलब मान लो अगर हम ऊपर फ्लाई कर रहे हैं हमें टेल विंड मिल रही है, एंड अगर हम टेल विंड मिल रही है तो वो हमारी स्पीड में ऐड हो जाएगी, तो वो उसको कहते हैं हम विंड करेक्शन।
मान लो अगर हेडविंड आ रही है तो वो हमारी जो स्पीड है उसको माइनस करके जो हमारी स्पीड आएगी वो होगी हमारी ग्राउंड स्पीड। बेसिकली टेल विंड, हेडविंड, क्रॉस विंड, इसके जो करेक्शन से जो हमारी स्पीड आती है वो होती है हमारी ग्राउंड स्पीड। तो ये था कुछ जो स्पीड्स के बारे में पढ़ाना था। इसे बाय हार्ट याद कर लेना कि कौन सी स्पीड में क्या करेक्शन लगाते हैं तो हमारा सी वाली स्पीड आती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर है वो बेसिकली आर्क में हम लोगों ने उसे डिवाइड कर रखा है। आप कोई भी अपना एयरक्राफ्ट देखोगे, चाहे सेस्ना या कोई भी ट्रेनी एयरक्राफ्ट कहीं पे भी, तो वहाँ पे आर्क बने हुए होते हैं। तो आर्क का कुछ मतलब होता है। तो ये मैंने एक बेसिक डायग्राम बनाया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड में मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगा जिसको आपको सारा क्लियरली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, जो हमारे ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये है हमारा व्हाइट आर्क। व्हाइट आर्क में क्या होता है, VSO से लेके VFE, इन स्पीड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ से जो लेके यहाँ तक होता है, ये होता है हमारा ग्रीन आर्क। तो ग्रीन आर्क में क्या होता है, VS1 से लेके VNO होती है हमारी नॉर्मल ऑपरेशन स्पीड। तो ये हो गया हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ग्रीन आर्क। फिर हम देखते हैं जो ग्रीन आर्क के बाद हमारा चालू होता है येलो आर्क। येलो आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक होता है VNO से VNE होता है नेवर एक्सीड, किसके आगे स्पीड हमें कभी एक्सीड ही नहीं करनी, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इसके आगे हम एक्सीड ही नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जितनी भी मार्किंग, जितनी भी स्पीड वो होती है VNE में आती है हमारी नेवर एक्सीड, कि हम इसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर हमारा पूरा रेड आर्क होता है। तो इसके लिए, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी आपको एक फोटो दिख जाएगी, जिसे आप पॉज करके भी देख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन सारी जो भी हमने स्पीड्स लिखी है इन सब का मतलब है। चलिए जब हमने अभी आर्क पढ़े सारे, तो उसमें जो स्पीड्स है उसकी मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, व्हाइट आर्क। तो व्हाइट आर्क हमारा कहां से कहां तक होता है, VSO से लेके VFE, जो कि होता है हमारा सबसे पहला आर्क VSO से लेके VFE। तो VSO क्या होता है, इट्स अ स्टॉल स्पीड इन लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्टॉल क्या होता है, बेसिकली स्टॉल एक ऐसी चीज है जहां पे जो हमारी लिफ्ट होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, एकदम ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड हमारा एयरक्राफ्ट एकदम नीचे आने लगता है, लिफ्ट खत्म हो जाती है। बेसिक मतलब ये है। तो स्टॉल स्पीड इन लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन कि अगर इस स्पीड से कम हुई एंड हम लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब हमने फ्लैप्स फुल ले रखे हैं एंड हमारे जो गियर्स हैं वो लैंडिंग गियर्स हमारे डाउन है, तो अगर हमारी स्पीड उससे कम हुई तो हमारा एयरक्राफ्ट स्टॉल कर जाएगा, लिफ्ट एकदम जीरो हो जाएगा एंड हमारा एयरक्राफ्ट नीचे आने लगेगा। तो वही है सबसे पहला VSO, स्टॉल स्पीड इन लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगला है VFE। VFE क्या है, फ्लैप एक्सटेंशन स्पीड। मतलब व्हाइट आर्क का जो नीचे वाला, जो लोअर वाला वो है हमारा VFE। VFE का क्या मतलब है, फ्लैप एक्सटेंशन स्पीड। अब एक स्पीड होती है कि जिसके बिलो ही हम अपने फ्लैप्स ले सकते हैं। अगर हम मान लो हमारी स्पीड उस वाली स्पीड से ज्यादा है जिससे हम फ्लैप ले सकते हैं, तो जो हमारे फ्लैप्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। तो उसकी एक लिमिट दी हुई होती है कि जब हमारे एयरक्राफ्ट की स्पीड इससे कम होगी तो ही हम अपने फ्लैप्स ले सकते हैं। तो ये था सबसे पहले हमारा व्हाइट आर्क। तो अब हम देखते हैं ग्रीन आर्क। ग्रीन आर्क होता है हमारा VS1 से लेके VNO। तो VS1 से लेके VNO, ये रहा हमारा ग्रीन आर्क। तो इसका मतलब क्या है, VS1 का क्या मतलब है, स्टॉल स्पीड इन क्लीन कॉन्फ़िगरेशन, कि मान लो आपने फ्लैप्स भी बिल्कुल क्लीन कॉन्फ़िगरेशन है ना, आपने जो लैंडिंग गियर्स हैं वो भी एक्सटेंडेड नहीं है, ना ही आपने फ्लैप्स ले रखे हैं, तो भी जो एक स्पीड होती है अगर आपने उसके स्पीड के नीचे गए तो हमारा एयरक्राफ्ट क्या होगा, स्टॉल हो जाएगा, लिफ्ट एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये है वो वाली स्पीड VS1 कि अगर इसके बिलो हम गए, ना ही हमारे फ्लैप्स है ना ही हमारे गियर डाउन है, तो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो स्टॉल कर जाएगा। एंड जो उसकी अपर लिमिट है वो क्या है, VNO, नॉर्मल ऑपरेशन स्पीड, कि जो ये वाला पार्ट है VS1 से लेके VNO, ये हमारा नॉर्मल ऑपरेशन स्पीड। जैसा आप क्रूज भी कर रहे हो, चाहे आप क्रूज करते हुए अभी आप क्लाइंब करने लगे क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये आपकी नॉर्मल ऑपरेशन स्पीड है कि आप इसके विद इन आप नॉर्मल फ्लाई कर सकते हो, ना आपके एयरक्राफ्ट को कुछ डैमेज होगा ना कुछ होगा, आप नॉर्मली अपना फ्लाई कर सकते हो। फिर हम देखते हैं येलो आर्क क्या होता है। येलो आर्क होता है हमारा VNO से लेके VNE तक। VNO ने जैसे पढ़ा नॉर्मल ऑपरेशन स्पीड, एंड येलो आर्क की अपर लिमिट क्या है, नेवर एक्सीड्स लिमिट। मतलब कि अगर ये हमारा यहाँ पे हमारा येलो आर्क एंड हो रहा है, तो अगर हमारी स्पीड इससे बढ़ी तो इससे हमारे एयरक्राफ्ट को डैमेज हो सकता है, स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है बेसिकली। तो ये होती है हमारी येलो आर्क की वो। एंड इसके ऊपर हमने देखा था वो होती है हमारी रेड आर्क। तो रेड आर्क होती है नेवर एक्सीड स्पीड, कि हम
इसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, वरना हमारे एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। तो ये बाय हार्ट याद कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था डायनेमिक प्रेशर वाला, उसका रिलेशन देखते हैं। तो इसमें एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो हमने पढ़ा था कि डायनेमिक प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर। जो बेसिकली जो ये हमारा Q है, ये हमारा कुछ नहीं है, क्या है हमारा IAS। IAS क्या आती है हमारी, इंडिकेटेड एयर स्पीड, इज इक्वल टू हाफ रो। क्या होता है हमारा, रो होती है हमारी डेंसिटी, और जो v स्क्वायर है जिसमें हमारा v है, v होता है हमारा टैश। टैश क्या होता है हमारा, ट्रू एयर स्पीड। तो ये था बेसिक फॉर्मूला। तो इसमें डीजीसीए में क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे कि हमने दे रखा है क्लाइंबिंग विद कांस्टेंट IAS टैश विल, कि अगर आप IAS को कांस्टेंट रख के क्लाइंब कर रहे हो तो टैक्स को क्या होगा। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, हमने फॉर्मूला में देखा Q है हमारा IAS, एंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारा IAS है कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट को कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लो ये हमारा IAS कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हाफ रो डेंसिटी v स्क्वायर। अब ये चीज हमारी कांस्टेंट है ना, एंड इसकी जो इस तरफ वाली वैल्यू है हाफ रो v स्क्वायर। अब हमें देखना है कि टास्क को क्या होगा। इससे हमने पूछा कि टास्क बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी। अब हम इसमें लिखा है कि क्लाइंब कर रहे हैं। अगर हम IAS को कांस्टेंट रख के क्लाइंब कर रहे हैं, ऊपर जाते हुए हमारी डेंसिटी को क्या होता है, हमारी डेंसिटी कम होती है। IAS हमारा कांस्टेंट है एंड हमारी डेंसिटी कम हो रही है। तो इसको इसके इक्वल रखने के लिए, इस वाले पार्ट को IAS की इक्वल रखने के लिए हमें टास्क को क्या करना पड़ेगा, टास्क को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंब करते हुए हमारी डेंसिटी कम होती है। तो टास्क विल इंक्रीज। तो सेम क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कि क्लाइंबिंग विद कांस्टेंट टास्क IAS विल, अगर हम कांस्टेंट टास्क से क्लाइंब कर रहे हैं तो हमारी IAS को क्या होगा। इसको हम इसी फॉर्मूले में देखते हैं। इसमें क्या है, हमारा टास्क कांस्टेंट है ना, हमारा टास्क कांस्टेंट है एंड हम क्लाइंब कर रहे हैं। क्लाइंब करने से क्या होगा, जो हमारा डेंसिटी है वो क्या होगी, वो कम होगी। डेंसिटी हमारी कम हुई तो यहाँ की जो वैल्यू है वो ओवरऑल कम होगी, है ना, एज कंपेयर। अगर डेंसिटी ज्यादा होती तो वैल्यू ज्यादा होती, और हमारी ऊपर जाते हुए डेंसिटी कम हो रही है तो यहाँ की वैल्यू कम होगी। तो उसी को यहाँ पे बैलेंस आउट करने के लिए हमारी इंडिकेटेड एयर स्पीड क्या होगी, कम। तो क्लाइंबिंग विद कांस्टेंट टास्क IAS विल डिक्रीज। तो इस फॉर्मूले में चाहे आप क्लाइंब कर रहे हो, चाहे आप डिसेंड कर रहे हो, डिसेंट वाले फॉर्मूले का आंसर आप मेरे को बताओगे कि अगर हम डिसेंट विद कांस्टेंट टास्क कर रहे हैं तो हमारी इंडिकेटेड एयर स्पीड को क्या होगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड जिसका आंसर सही होगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा। तो ये था, ये बहुत आसान है और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एरर ऑफ एयर स्पीड इंडिकेटर, कि हमारे एयर स्पीड इंडिकेटर में क्या क्या एरर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले है ब्लॉकेज एरर। हमें पता है कि जो हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर है उसमें स्टैटिक और पिटोट प्रेशर दोनों जाता है। तो ब्लॉकेज का मतलब है कि अगर हमारा स्टैटिक या पिटोट, जो हमारा पिटोट ब्लॉक वो है ट्यूब, उसमें से कोई चीज ब्लॉक हो जाए तो हमारी रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले केस में क्या है कि हमारा स्टैटिक ब्लॉक है, यहाँ से हमारा स्टैटिक आता है एंड यहाँ से हमारा पिटोट प्रेशर आता है, जो कि होता है डायनामिक प्लस स्टैटिक। अब इस कंडीशन में हमारा जो स्टैटिक है वो ब्लॉक हो चुका है, अब हमारा स्टैटिक प्रेशर अंदर नहीं जा रहा है। तो अब मान लो कि हम क्रूज कर रहे हैं, वी आर अ लेवल फ्लाइट, एक जगह लेवल फ्लाइट पे हम सीधा सीधा जा रहे हैं एंड सीधा सीधा जाते जाते हमने एक्सेलरेट करा, हमने पावर दी। तो पावर देने से क्या होगा, जो यहाँ पे हमारा डायनेमिक प्रेशर है वो तो अंदर जाएगा ही ना, डायनेमिक प्लस स्टैटिक प्रेशर तो अंदर जाएगा ही, बस स्टैटिक प्रेशर नहीं जाएगा, वो वहां पे ब्लॉक हो गया। जैसे आपने पावर बढ़ाई, डायनेमिक प्रेशर और गया, डायनेमिक प्रेशर और गया, तो जो हमारी कैप्सूल है वो एक्सपैंड करेगी एंड हमें रीडिंग देगी। एंड उसी चीज में अगर आप लेवल फ्लाइट में हो एंड हम पावर कम करते हैं, पावर कम करने से क्या होगा, डायनेमिक प्रेशर कम जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी जो कैप्सूल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड हमारी रीडिंग कम हो जाएगी। जैसे हमने पावर बढ़ाई, स्पीड बढ़ी, पावर कम करी, स्पीड कम हुई, तो उसमें हमारी जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, करेक्ट। एंड वही चीज अगर हम मान लो लेवल फ्लाइट में हम क्लाइंब कर रहे हैं, क्लाइंब करते करते हमारा स्टैटिक ब्लॉक हो गया,
फॉर एन एग्जाम्पल हम 2000 फीट पे थे एंड हमारा स्टैटिक ब्लॉक हो गया एंड हम वहां से क्लाइंब कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो अंदर इस पूरी ट्यूब का प्रेशर है वो 2000 के अकॉर्डिंग है, बट हम क्लाइंब कर रहे हैं, क्लाइंब करते करते जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है वो ऊपर जाते जाते क्या होगा, कम होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर है प्रेशर कम, तो क्या होगा, जो हमारी कैप्सूल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड वो क्या रीडिंग देगी, वो अंडर रीड करेगी, वही क्लाइंब करते हुए अंडर रीड, एंड वाइस वर्सा अगर आप डिसेंड कर रहे हो, डिसेंड करने पे क्या होगा, मान लो 6000 पे ब्लॉक हो गया हमारा जो स्टैटिक पोर्ट था, तो यहाँ पे है हमारा 6000 का प्रेशर एंड जो हमारी ट्यूब है एंड अब मान लो हम डिसेंड करके 2000 फीट पे जा रहे हैं, तो 2000 फीट पे नीचे जाते जाते हमारा स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो ज्यादा है एंड बाहर का प्रेशर कम है, तो यहाँ से वो उसकी तरफ फोर्स लगाएगी, तो जो हमारी कैप्सूल है वो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा, ओवरहीट करेगी, तो डिसेंड करते हुए ओवरहीट, तो ये था स्टैटिक पोर्ट। अगर स्टैटिक पोर्ट हमारा ब्लॉक हो जाए तो अब हम देखते हैं अगर हमारा पिटोट पोर्ट ही ब्लॉक हो जाए, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा जो पिटोट है, जहां से हमारा पिटोट में हमारा डायनामिक फ्लो स्टार्टेड आता है, अगर वो चीज ही ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारा पिटोट पोर्ट ही ब्लॉक हो जाए तो हमारी रीडिंग पे क्या फर्क आएगा। ये हमारा पिटोट है एंड ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, तो मान लेते हैं कि हम ड्यूरिंग लेवल फ्लाइट है, हम एक जगह ही है लेवल फ्लाइट पे एंड हमारा पिटोट है वो ब्लॉक हो गया एंड अब वहां पे हम पावर देते हैं, तो पावर देने से क्या होगा, जो हमारा स्टैटिक है, हम मान लो 2000 ऑल्टीट्यूड पे ही एंड हमने पावर दिया, हम 2000 पे क्रूज कर रहे हैं, तो स्टैटिक तो हमारा हो ही रहा है ना, चाहे हम पावर बढ़ाएं या चाहे पावर कम करें, स्टैटिक प्रेशर तो हमारा उतने का उतना ही है, और रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा डायनामिक प्रेशर जा नहीं पा रहा है, तो जो हमारी रीडिंग जहाँ पे ब्लॉक हुआ है वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगी, चाहे आप पावर बढ़ाओ कम करो वो सेम ही रीडिंग दिखाएगा। अगला क्या है, क्लाइंब। अब मान लो हम क्लाइंब कर रहे हैं ना, हम 2000 फीट पे एंड हम क्लाइंब करके 6000 फीट पे जा रहे हैं, तो जो हमारा इस वाली कैप्सूल में प्रेशर होगा वो 2000 के अकॉर्डिंग होगा एंड अब मान लो हम 6000 पे गए, यहाँ पे प्रेशर है 2000 का एंड ऊपर हम गए 6000, ऊपर जाते जाते जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है वो क्या होगा, वो कम होगा एंड जैसे ही हमारा जो एंड्रॉइड कैप्सूल के अंदर प्रेशर है वो क्या है, वो ज्यादा है, तो यहाँ से बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, हमारी कैप्सूल एक्सपैंड करेगी एंड ओवरहीट करेगी। एंड सिमिलरली अगर देखा जाए डिसेंड कर रहे हैं, मान लो हम 6000 फीट पे, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होगा वो 6000 फीट के अकॉर्डिंग होगा एंड अब मान लो हम 2000 फीट पे आ गए, 6000 से 2000 फीट पे आ गए, हमारा ब्लॉक हुआ था 6000 पे एंड नीचे आते तो हमारा स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, तो बाहर हमारा प्रेशर क्या है, ज्यादा, बट यहाँ पे हमारा प्रेशर किसके अकॉर्डिंग है, 6000 फीट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे प्रेशर होगा कम, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी जो हमारे कैप्सूल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो अंडर रीड करेगी। तो ये सिंपल वो चीज थी, इसको याद कर लेना। अब वो चलते हैं अपने, चलिए और एरर्स के बारे में देखते हैं। ये एरर हमने ऑल्टीमीटर में भी पढ़े थे, तो इसलिए जब उनका नाम लिखा है। तो सबसे दूसरा है हमारा लैग एरर। लैग एरर क्या था कि हमें पता है कि वो स्टैटिक और पिटोट दोनों प्रेशर आता है हमारे एयर स्पीड इंडिकेटर में। तो उसमें होता क्या है कि जैसे हमने उसमें देखा था कि मैकेनिकल लिंकेजेस से कनेक्टेड होता था एंड फिर वो पॉइंटर्स पे रीडिंग दिखाता था। तो जैसे वो हमारा पिटोट प्रेशर आया, कैप्सूल एक्सपैंड करी, मैकेनिकल लिंकेजेस ने वर्क करा एंड तब जाके हमारे पॉइंटर्स ने रीडिंग दिखाई, तो उसमें कुछ मिलीसेकंड्स का लैग आ जाता है, तो वही होता है हमारा लैग एरर। थर्ड है हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर। बेसिकली अगर जहाँ से जो हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो बन के आया है एंड वहीं पे अगर डिफेक्ट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है, तो आपकी चाहे पिटोट सही काम कर रहा हो, स्टैटिक प्रेशर सही आ रहा हो, बट अगर वो इंस्ट्रूमेंट में ही दिक्कत है तो वो फॉल्स रीडिंग देगा। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर। फोर्थ है हमारा प्रेशर एंड पोजीशन एरर। तो प्रेशर पोजीशन एरर भी हमने पढ़ा था कि जहां से हमारा प्रेशर आ रहा है, अगर वहीं से हमारा जो प्रेशर है वो ढंग से ना आ पाए तो उसे हम कहते हैं प्रेशर या पोजीशन एरर। मान लेते हैं जहाँ पे हमारा पिटोट ट्यूब है वहां पे आइसिंग हो गई या फिर कोई इंसेक्ट आके फंस गया, तो जो हमारा प्रेशर है वो आ ही नहीं पाएगा, तो वो हमेशा हमें सही रीडिंग दे ही नहीं पाएगा। मतलब वो प्रेशर अच्छे से सेंस ही नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से कि ब्लॉक हो गया पिटोट ट्यूब फॉर वट एवर रीजन, तो वो होता है हमारा प्रेशर या पोजीशन एरर। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना कंप्रेसिबिलिटी एरर के बाद। तो हम अपना लास्ट एरर देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी एरर। तो दिस एरर cause ASI to overheat. It occur because the ASI assume air is incompressible, which is not true. तो इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसे वो ये लगता है कि जो हमारी एयर है वो इनकम्प्रेसिबल है,
बट एट हायर स्पीड जो कि है 300 नॉट्स और अबव, तो क्या होता है हमारी एयर कंप्रेस होने लगती है। अब जहाँ पे हमारा टोटल प्रेशर जाता है एंड अगर हमारी स्पीड 300 नॉट से ज्यादा है तो वहां पे हमारी एयर रेस्ट में आने में थोड़ा टाइम लगाती है एंड वो कंप्रेस हो जाती है। तो मान लेते हैं आप 300 नॉट की स्पीड से ऊपर फ्लाई कर रहे हो, आप मान लो 330 नॉट्स की स्पीड पे फ्लाई कर रहे हो एंड आप थोड़ी पावर कट करते हो, है ना। एक्चुअली आपकी स्पीड कम होगी 325, 320, 315, बट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपको 325, 330 इतनी की ही रीडिंग दिखाएगा। बट जब जाके एक्चुअली आपकी स्पीड 300 नॉट से कम आ जाएगी तब आपका इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग दिखाएगा वो सही दिखाएगा, जो आपका एक्चुअल है एंड जो आपका इंस्ट्रूमेंट शो करेगा वो ट्रू होगी। बट एट स्पीड अबव 300 नॉट्स वो हमें ओवर हिट दिखाता है, क्योंकि हवा जो होती है वो कंप्रेस होने लगती है एंड रेस्ट पे आती है, टाइम लगता है एंड फिर वो बाहर मूव करती है जब हम पावर कम करते हैं। तो उसकी वजह से एक एरर आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी एरर। तो ये था पूरा एयर स्पीड इंडिकेटर के बारे में। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके भी बता सकते हो। तो आपको ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।